नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा है हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयरिंग करें। देखिए, अब तक हमने 8 लेसन पढ़ लिए हैं और आज हमारा 9वां लेसन शुरू हो रहा है, जो है नए साम्राज्य और राज्य। देखिए, यहाँ पाठ की शुरुआत अरविंद से की जा रही है। अरविंद अपने स्कूल में एक नाटक हो रहा है जिसमें राजा की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। और वो किस राजा की भूमिका निभा रहा है? समुद्रगुप्त की। और उसे तलवार के साथ वीणा भी हाथ में लेनी है। तो इसी पर ये बात आई है कि किस प्रकार राजा को कैसी कैसी स्थिति में दिखाया गया। तो इस लेसन में हमें देखिए क्या क्या जानने को मिलेगा। प्रशस्तियाँ क्या है, ये हमें क्या बताती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति, इसी प्रकार कई की वंशावलियाँ हैं। हर्षवर्धन है, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय आदि के बारे में जानकारियाँ हैं। इन सब के राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, नए प्रकार की सेना कैसी थी, दक्षिण के राज्यों की सभाएं किस प्रकार की थी, उस ज़माने के लोगों के हालात क्या थे, इन सब की जानकारी हमें इस लेसन से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशस्ति है वो इलाहाबाद प्रशस्ति है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है। और ये मूल रूप से अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। तो समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में की गई है, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में इसकी रचना की गई है। हालांकि मूल रूप से स्तंभ किसका है? अशोक का। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रशस्ति। देखिए, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, क्योंकि प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत का शब्द प्रशस्ति, जिसका मतलब प्रशंसा। तो इस पुस्तक के अंदर या इस पाठ के अंदर हमें प्रशस्तियों के बारे में पता चलेगा। प्रशस्ति हम देखते हैं कि केवल समुद्रगुप्त ने लिखी, ऐसा नहीं हो। हमने पहला जो लेसन पढ़ा था उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी आया था, जिसके द्वारा भी प्रशस्ति के बारे में जानकारी मिली थी। तो अब देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हमें क्या जानकारी इस लेसन के अंदर दी गई है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, उसको प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। ये प्रशस्ति हमें क्या बताती है? इस प्रशस्ति के अंदर कवि ने समुद्रगुप्त को, यानी कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा के रूप में, युद्धों को जीतने वाले राजा के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यानी कवि ने, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की इस प्रकार से प्रशंसा की है और साथ ही साथ समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है और बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य उसके अंदर दिए गए हैं। ऐसे ही वाक्य का एक अंश यहाँ दिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इस प्रकार का वर्णन किया गया है प्रशस्ति में। देखिए, एक चित्र हमें मानचित्र अगले पृष्ठ पर दिखाया गया है। इस अगले पृष्ठ पर जो मानचित्र दिखाया गया है, उस मानचित्र में हमें अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं वो दर्शाए गए हैं। तो इन क्षेत्रों के बारे में देखो अपन चर्चा करते हैं। इससे पहले इन सिक्कों की तरफ ध्यान दे लेते हैं। ये सिक्के तो दिखाए गए हैं, तो वीणा बजाने वाला जो सिक्का दिखाया गया है वो सिक्का समुद्रगुप्त का वीणा बजाने वाला संगीत प्रिय होने का सिद्ध करता है, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग, मैं पहले आपको ये नक्शा दिखा देता हूँ। देखिए, इस मानचित्र के अंदर अपने को ये दे रखा है एक क्षेत्र। ये क्षेत्र है वो आर्यावृत का क्षेत्र है और यहाँ के 9 राजा थे। कितने राजा थे? 9 राजा। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीता और अपने राज्य के अंदर मिला लिया, ठीक है। इस प्रकार अपने राज्य के अंदर इन 9 राजाओं को समाहित कर लिया। इसके बाद उसने दक्षिणापथ के 12 राज्य, ये नीचे का दक्षिणापथ है, तो दक्षिणापथ के जो राजा है उनको उन्होंने लाल बिंदु से दिखाया है। तो दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता और उन सब ने जब हार मान ली या हार गए तो समुद्रगुप्त के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया
और समुद्रगुप्त ने उनको वापस राज्य करने की या शासन करने की अनुमति दे दी। तो ये दूसरा पार्ट है। तीसरा हमें दिखाया गया है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, जो इस प्रकार बैंगनी रंग से अपने को दिखाया गया है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणीय संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा है ये बाहरी इलाका, ठीक है। तो बाह्य इलाके जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, ये संभवतः कुषाण तथा शक वंश के राज्य थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी आते थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। यानी ये शुरुआत के राज्य थे, वो तो अधिग्रहित हो गए, राज्य मिला लिए गए, इनको उनके राज्य वापस दे दिए गए। ये लोग दरबार में उपस्थित होते थे, भेंट देते थे और इन लोगों ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया था। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने पड़ोसी क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की नीति का सहारा लिया था। ये बातें इसके अंतर्गत यहाँ लिखी गई है, ठीक है। यानी हरे रंग के बारे में लिख दिया गया, इसके बाद दक्षिणापथ के बारे में लिख दिया गया और पड़ोसी देशों के बारे में और बाह्य इलाकों के बारे में जो नीतियां अपनाई गई थी उनके बारे में बताया गया, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में होने के कारण उनके प्रति नीतियां भी अलग अलग प्रकार की अपनाई गई ताकि सभी पर सही तरीके से व्यवस्था बनाई जा सके। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना की थी और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, ठीक है। वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यानी जहां शासकों के पूर्वज के बारे में पता चले वो है वंशावलियां। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति है, उस पर समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गण की राजकुमारी थी और उसके पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, चंद्रगुप्त खाली, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उसके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख आया है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, यहाँ जो चंद्रगुप्त द्वितीय वही दरअसल क्या है, विक्रमादित्य है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम में या पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक राजा को पराजित किया था, ठीक है। शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने सकारी की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि प्राप्त की थी? सकारी की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में ऐसा विश्वास किया जाना लगा था कि उसका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान रहा जाते थे, ठीक है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उन्हीं के दरबार में रहते थे। अब इनके बारे में और जानकारी में अगले चैप्टर में दी गई, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। और ऐसे एक राजा हुए हैं हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ध्यान रखें, हर्षवर्धन है वो प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू शासक माने गए हैं, इसलिए उनका समय याद रखें 606 से 647, ठीक है। यानी हर्षवर्धन का समय क्या है? 606 से 647 इनका समय रहा है, ठीक है। तो इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया और उनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। उन्होंने संस्कृत में हर्षचरित नामक हर्षवर्धन की जीवनी की रचना की है। हमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने तक का वर्णन दिया है। चीनी यात्री स्वेन तसांग यानी हवेन सांग, ध्यान रखें कई बार पूछा जाता है चीनी यात्री हवेन सांग किस शासक के समय भारत आया था, तो ध्यान रखें ऐसे तो नाम है हर्षवर्धन और ऐसे ही नाम है हवेन सांग, तो ये है से मिलाप रखिए तो कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो हमें क्या पता चला कि समुद्रगुप्त के बारे में जैसे प्रशस्तियां वंशावली से पता चला, उसी प्रकार हर्ष चरित्र से हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। और हर्षवर्धन की हर्ष रचना बाणभट्ट ने लिखी है। हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। देखिए यहाँ थानेसर या थानेश्वर ये एक ही है और वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, तो हर्ष अपने बड़े भाई और पिता की मृत्यु के बाद शासक बने थे। उनके बहनोई, देखिए हर्ष के बहनोई थे गृह वर्मा। कौन थे? गृह वर्मा, जो कन्नौज के शासक थे। तो उनके बहनोई कन्नौज के शासक गृह वर्मा थे। उनको बंगाल के शासक शशांक, बंगाल के शासक हुए हैं शशांक, ठीक है, शशांक ने उनको मार डाला धोखे से। तो हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन किया और बंगाल पर आक्रमण किया। शशांक है वो बंगाल छोड़कर भाग गया, उसके बारे में आगे जानकारी नहीं मिलती। तो इस प्रकार हर्ष ने मगध, बंगाल आदि को जीतकर पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उसे अन्य जगह नहीं मिली। यानी मगध और बंगाल जैसे क्षेत्रों को जीतकर उसने पूर्वी भारत की तरफ तो अपने प्रस्थान को बढ़ा दिया, लेकिन अन्य वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर गया। क्योंकि जैसे उत्तरी भारत से उसने नर्मदा नदी को पार करना प्रारंभ किया, तो नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की ओर जब उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के दक्षिणी भारत अभियान को रोक दिया। इसीलिए हर्ष को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो समुद्रगुप्त के बारे में देखा, हर्षवर्धन के बारे में देखा, अब आ रहा है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। देखिए इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश माने गए थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। अब पल्लवों का जो राज्य था, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। किसकी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका क्षेत्र था। जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। देखिए ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। कहाँ? ऐहोल। किनकी राजधानी थी? चालुक्यों की। पल्लवों और चालुक्यों ये एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। ठीक है, मुख्य रूप से राजधानियों को ये निशाना बनाते थे जो कि समृद्ध शहर थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुआ है और उसने क्या किया? हर्षवर्धन के दक्षिणी प्रसार को रोका था। पुलकेशिन द्वितीय के जो प्रसिद्ध राजा हुए चालुक्य वंश के, उनके बारे में जानकारी उनकी ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। ध्यान रखें, ऐहोल प्रशस्ति किसकी जानकारी देती है? पुलकेशिन द्वितीय के अभियानों की जानकारी देती है, जो उसके दरबारी कवि रविकीर्ति जैन द्वारा लिखी गई थी। और रविकीर्ति जैन ने ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में भी बताया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया था। किसने? पुलकेशिन ने। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का मतलब होता है आनंद, और कवि कहता है इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी वो आनंद नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। भी ऐसा मानते हैं कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन पर भी आक्रमण किया था। पल्लव राजा कौन थे? महेंद्र वर्मन, उस पर आक्रमण किया था। साथ ही साथ महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन पर भी आक्रमण किया, लेकिन कहा जाता है कि नरसिंह वर्मन के साथ संघर्ष में पुलकेशिन द्वितीय हार गया। और यहाँ बताया जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जब पल्लव राजा पर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, तो संभवतः यह महेंद्र वर्मन था। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों और चोलों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आता है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखो, पहले के राजाओं की तरह आज भी ज्यादातर कार्य भूमि कर से ही चलता था। ठीक है,
प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव थी। लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों से समर्थन जुटाया और उसके समर्थन जुटाने के कई कदम भी उन्होंने उठाए। तो उन्होंने क्या किया? कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद है वो आनुवंशिक बन गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे हरिसेन है, उसने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी का पद प्राप्त किया था, तो पद आनुवंशिक बना। जैसे हरिसेन को महादंड नायक का पद अपने पिता की भांति प्राप्त हुआ। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन की बात करें तो वो महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था, एक संधि विग्रह मंत्री अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी कौन था? हरिसेन। तो वो कई पदों पर था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। अब प्रमुख व्यक्ति कौन थे? नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, ठीक है, या शहर का व्यापारी, ये नगर श्रेष्ठी कहलाते थे। सार्थवा, सार्थवा कौन था? व्यापारियों के काफिलों का जो नेता होता था वो सार्थवा कहलाता था। प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिक, ये प्रधान लोग होते होंगे, ठीक है। तो प्रशासन में नए लोगों का इस प्रकार आगमन हुआ। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपने खुद के राज्य भी स्थापित कर लिया करते थे, ठीक है। यानी जो शक्तिशाली होगा वो राज्य प्राप्त करने का काम करेगा या कोशिश करेगा। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। अभी सेना के अंदर हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही आदि हुआ करते थे और उनके साथ ही साथ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। लेकिन सेना नायकों को कोई भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि सेना नायकों को नियमित वेतन के बदले कुछ भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ही ये लोग कर वसूलते थे और उसी से वे सेना और घोड़ों की देखभाल किया करते थे। साथ साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, यानी वे व्यक्ति जो राजा से भूमि प्राप्त करते थे वेतन के बदले, उसी भूमि पर कर लगाते और उसी से वो अपनी सेना तैयार करते और जब भी आवश्यकता होती राजा को सहायता उपलब्ध करवाते। लेकिन कभी कभी जब कहीं शासक दुर्बल होते थे तो यही सामंत है वो स्वतंत्र राजा होने के लिए कोशिश किया करते थे। इतिहास में से कई राजा हुए हैं जिनके राज्य को उनके सामंतों ने छीन लिया था, क्योंकि राजा कमजोर हो गए थे और सामंत ज्यादा बलशाली या अपने आप को शक्तिशाली कराने में कामयाब हो गए थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सभा किसे कहते थे? ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था वो सभा कहलाता था और ये पल्लवों के अभिलेखों से हमें पता चलता है। और ये जो सभाएं थी ये सभाएं उप समितियों में बंटी थी और ये उप समितियां सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि के काम करती थी। यानी ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। सभा उप समितियों में बंटा था। ये उप समितियां सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, विशेष ध्यान रखें, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होती थी। यानी वहां की ग्राम सभा क्या कहलाई? उर। जहां ब्राह्मण भूस्वामी नहीं थे तो उनकी ग्राम सभा कहलाई उर। नगरम व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। नगरम किनका संगठन था? व्यापारियों का। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का ही नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं तो कई शताब्दियों तक यानी सैकड़ों सालों तक काम करती रही। अब बात आती है कि उस जमाने के आम लोगों की स्थिति क्या थी। देखिए, जनसाधारण के जीवन के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से जनता के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का एक प्रमुख नाटक है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है उसमें दुष्यंत नामक राजा है और शकुंतला नाम की एक युवती है जिसकी प्रेम कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम में दी गई है। और इसी नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजा के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसकी बात कही गई है। तो कालिदास के नाटकों से यह भी पता चलता है कि उसके राज दरबार के जीवन चरित्र के लिए जो बात उसने लिखी है, जो नाटक उसने लिखे हैं, उन नाटकों से पता चलता है
कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं, जबकि आम जनता है वो प्राकृत भाषा बोलती है, महिलाएं हैं वो प्राकृत भाषा बोलती है। तो उच्च वर्ग के लोगों की भाषा क्या थी? संस्कृत, और निम्न वर्ग के लोगों की भाषा क्या थी? वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है। चीनी यात्री फाइयान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। यानी यहाँ सामान्य लोगों की बात आ गई, उसमें ये भी बता दिया नाटक के द्वारा कि वो प्राकृत बोल रहे थे, उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोल रहे थे। लेकिन चीनी यात्री फाइयान की बात माने तो उसने भी बहुत कुछ इनकी दुर्गति पर लिखा है। उसने लिखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऊंचे शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। तो यहाँ फाइयान लिखता है कि इन लोगों को शहरिया बाजार के बाहर रहना पड़ता था। शहरिया बाजार के भीतर जब ये आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोटे करते रहते थे। ये आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने के डर से या इनके संपर्क से बचने के डर से दूर हट जाया करते थे। यानी वो अपने आप को इन लोगों से छूने से, संपर्क में आने से बचाना चाहते थे, इसलिए दूर हट जाते थे। इस प्रकार उनकी स्थिति बड़ी खराब थी। इसी प्रकार बाण भट्ट, उसने अभियान पर निकली एक राजा की सेना का बड़ा सजीव वर्णन किया है। ठीक है। बाण भट्ट है वो हर्ष का दरबारी था और उसने हर्ष के द्वारा निकाली जाने वाली सेना का एक सजीव वर्णन किया है। उसने लिखा, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब, इसमें सोने चांदी के पायदान भी शामिल होते थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि भी साथ लेके चलते थे और विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर, सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार चलते, नगाड़े वाले, बिगुल वाले, तुरई बजाते हुए लोग चलते रहते थे और रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका आदर सत्कार करना पड़ता था। गांव वाले वो इन सेना को दूध, दही, गुड़, फूल आदि देते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। और वे कुछ उनमें से राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि राजा से कोई शिकायत कर सके, कोई अनुरोध उसके सामने रख सके। पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल देते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। व्यापारियों के काफिलों में जुटे जो बैल थे वो इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। और तो बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये कब की बात है? जब सेना वहां से गुजरती थी। ठीक है। तो अब इस पाठ के अंदर हमें इस कई जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन, पुलकेशियन, ठीक है, समुद्रगुप्त। इस प्रकार इस लेसन से हमें अलग अलग प्रशस्तियों, वंशावलियों या पल्लवों, चालुक्यों आदि के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनकी सेना के बारे में, नए राज्यों के बारे में जानकारी मिली है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सिकंदर खान को इजाज़त दें। धन्यवाद।